कौन कौन से अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के अंदर, उन आर्टिकल्स के अंदर इसको शपथ कौन दिलाता है। आगे अगले पॉइंट पर आप चलिए कि जो राज्य के जितने भी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और इस समय आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं अभ्युदय टीचर्स एकेडमी में। प्यारे बच्चों, एग्जाम के अंदर, विशेषकर राजस्थान के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का एक टॉपिक से आता है जो कि है राज्यपाल। इस टॉपिक को पढ़ने से राजस्थान की पूरी राज व्यवस्था है उसका एक ढांचा तैयार हो जाता है, क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, उच्च न्यायालय हो, आयोग हो, बोर्ड हो, इन सब में इस टॉपिक का समावेश होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके साथ अगले 2 घंटे में हम डील करने जा रहे हैं, तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा। मेरे साथ साथ में आप नोट्स बनाना, क्योंकि अगर आप पेन कागज लेकर नोट्स बनाएंगे, इस ऑनलाइन क्लास को भी एज ए ऑफलाइन ट्रीट करेंगे, तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होता है। और राज्यपाल राजस्थान या स्टेट पॉलिटी का सबसे अभिन्न अंग है। तो हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। बेटा, राज्यपाल जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर आपको एक ही क्लास के अंदर, इसी एक ही मास्टर वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें दे दूंगा। सबसे पहले हम डील करेंगे संवैधानिक प्रावधानों पर। भारतीय संविधान के अंदर राज्यपाल से जुड़े हुए कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के अंदर, उन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या कहा हुआ है। एक पॉइंट याद रखना, अधिकतर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अधिकतर जो टीचर्स है, बच्चे हैं, वो आर्टिकल्स को रटते हैं, लेकिन अंकुर पारिक सर की क्लास का नियम है रटना मना है। ठीक है, हम रटने पे भरोसा नहीं करते हैं, हम कॉन्सेप्ट पे भरोसा करते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो भैया अपने आप ही सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। तो संवैधानिक प्रावधानों के बाद में दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुसार कौन कौन सी अधिकार और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भैया राजस्थान के कौन कौन से राज्यपाल के बारे में है। ठीक है, राजस्थान स्पेसिफिक। ठीक है, ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि भैया अब अधिकतर राज्य सरकारें ये चाहती है कि उसके यहां की भर्ती में उस राज्य के बच्चों का सिलेक्शन हो। गुजरात में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक अलग से पेपर गुजराती है, हमको आता ही नहीं, हम लुढ़क जाएंगे। महाराष्ट्र में मराठी है, साउथ के स्टेट में उनकी भाषा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे हिंदी भाषी राज्यों में क्या होगा। तो अब इसीलिए राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संविधान एक है, संवैधानिक प्रावधान चाहे मैं यहां जयपुर बैठ के पढ़ूं, चाहे कोई महाराष्ट्र में मुंबई में बैठ के पढ़े, चाहे कोई छत्तीसगढ़ के अंदर बैठ के पढ़े, सबके लिए एक ही संविधान है। तो भैया राजस्थान के बच्चों को या राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछकर ही आप राजस्थान के बच्चों को निकाल सकते हैं। इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है इस राजस्थान स्पेसिफिक पर। और उसके बाद में भैया अगला टॉपिक आएगा करंट अफेयर, यानी कि वर्तमान राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, कलराज मिश्र के बारे में। ठीक है, अंकुर पारिक सर की या अभ्युदय टीचर्स एकेडमी की हर क्लास को हम 360 आयाम से पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ घास काटना उद्देश्य नहीं है, सिर्फ कोर्स कराना उद्देश्य नहीं है। बेशक क्लास 15-20 मिनट ऊपर चली जाए, लेकिन एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। जो जो बच्चे ये क्लास ने लेंगे, उसके बाद में उनका राज्यपाल का
पूरा का पूरा काम तमाम हो जाएगा। तो ये 4 चीजें पढ़ेंगे और ये चारों ही पॉइंट अगले लगभग 2 घंटे तक आपके साथ रहेंगे। तो आप साथ साथ में बेटा नोट्स भी बनाते रहना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अंदर कहां पर राज्यपाल का उल्लेख है? तो बेटा एक चीज तो याद रखना, भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग है। ठीक है, जब आप ऑफलाइन हमसे पढ़ने आएंगे या ऑनलाइन हमारा कोर्स देखेंगे तो उसमें सबसे पहली क्लास के अंदर मैं बताता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर हम बताते हैं कि भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, उसके अंदर जो भाग 6 है, भारतीय संविधान का जो छठा भाग है, उसके अंदर आपके राज्य सरकार के बारे में है। ठीक है, राज्य सरकार यानी कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, इन सब का उल्लेख वहां पर है। ठीक है, तो यहां पर भाग 6, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 152 से 237 तक आपका पूरा का पूरा उल्लेख है। ठीक है, चलिए तो यहां पर जब हम चलते हैं, सबसे पहला अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 यह कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देयर शेल बी ए गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट फॉर एवरी स्टेट। तो याद रखना आर्टिकल 153 यह कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 यह कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। यह बात आर्टिकल 153 के अंदर कही गई है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ठीक है, जब संविधान बना था 1950 के अंदर, तब भैया योग्य लोग बहुत कम थे, पढ़े लिखे बहुत कम थे। इसलिए 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था की गई। ध्यान से देखना, इसीलिए 7वें संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में यह व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, या एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का कंबाइंड राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना राज्यपाल हो सकता है। देखो मैं पूरा टाइम आपको दूंगा और निश्चित रूप से ये ऑनलाइन क्लास है, इसको एज ए ऑफलाइन ट्रीट करो। आप अगर इसको साथ साथ में नोट्स बनाते जाओगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। हालांकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ शेयर कर लेंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपने हाथों से लिखोगे तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, जो कि यह कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। चलिए अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 154, अनुच्छेद नंबर 154 यह कहता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो भैया राज्यपाल में निहित होगी। इसके अंदर शामिल होगी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल में निहित होती है। अंग्रेजी शब्द भी कई कई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भैया अक्सर पूछ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट रिमेन इन गवर्नर। अभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो भैया बता देना राज्यपाल में निहित होती है। किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है? आर्टिकल 154 के अंदर, अनुच्छेद नंबर 154 के अंदर भैया ये बात कही रखी है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 155 के अंदर है नियुक्ति, या फिर इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपॉइंटमेंट। राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है?
या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यही एक केमिकल लोचा है, ठीक है, कि राज्यों के मुख्यमंत्री अक्सर परेशान होते हैं, विशेषकर उन राज्यों के अंदर जहां वर्तमान केंद्र सरकार जो है उस पार्टी के सरकार नहीं है। जैसे कुछ समय पहले तक अपना राजस्थान में ही बात, गहलोत साहब कांग्रेस का, मोदी जी बीजेपी का, पश्चिम बंगाल के अंदर तो वे अक्सर यूं कहवे कि यहाँ का आदमी ने थे राज्यपाल बना दियो जो भाई साहब माँ की पार्टी का विरोधी है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 155 में साफ साफ कहा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब जहां पर राष्ट्रपति का मतलब होता है कि द्रौपदी मुर्मू जी नियुक्ति तो करेगी, लेकिन रिकमेंड कौन करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, या फिर मंत्री परिषद, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, और ये एक और प्रश्न बनता है कि ये बात हमने कहां से ली है कि भैया राज्य के पाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा की जाएगी। ये बात हमने कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। ये जो प्रोविजन है ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इट इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ठीक है। आर्टिकल 154 हो गया है, 155 हो गया है। अब भैया आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के जैसे ही राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो यहां पर याद रखना, अनुच्छेद 156 में कह रखा है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा बेटा वो कितना होगा? 5 साल का, 5 इयर्स का। लेकिन इसके साथ में एक केमिकल लोचा और है। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि 5 साल पूरे होते ही उनको कहेंगे निकलिए, या 5 साल से पहले उनको नहीं हटा सकते, क्योंकि राज्यपाल के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 साल तो है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत विथ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यह भैया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? विथ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहिए। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 157 अनुच्छेद 157 कहलाता है कि भैया आपके राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। चेक कर लीजिए, कहीं आप मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हो और भाई साहब राज्यपाल बनने की योग्यता हो, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो राज्यपाल बनने की जो योग्यता है, केवल और केवल 2 ही योग्यताएं दे रखी है। राज्यपाल बनने की केवल और केवल 2 ही योग्यताएं हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ही मस्ट बी ए इंडियन सिटीजन, यानी कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसका कोई चांस नहीं है। कुछ समय पहले तक अक्षय कुमार, वही खिलाड़ी भैया, वो भैया भारत के नागरिक नहीं थे, उनका कोई चांस नहीं था, लेकिन अब वो नागरिकता ले ली है। और उसके साथ साथ में भैया दूसरी विशेषता याद रखनी है, दूसरी योग्यता, उसकी जो उम्र हो, एज हो, वो कम से कम यानी कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। उसकी जो उम्र हो वो मिनिमम 33 वर्ष होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 157 योग्यताएं, भारत का नागरिक, उम्र कम से कम यहां पर 35 वर्ष। अब देखो एग्जामिनर कई बार फंसाता है, आपसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। प्रश्नों का भी प्रयास हम आपको करवाएंगे, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी की पूरी चीजें यहां पर इस चैनल पर करवाएंगे। आप आ सकते हैं अभ्युदय टीचर्स एकेडमी के अंदर, क्योंकि क्वालिटी से हम समझौता नहीं करते। आप मुझे भी जानते हैं, आप मेरे संस्थान को भी जानते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट वाले प्रश्न में एक स्टेटमेंट आ जाएगा, राज्यपाल बनने के लिए
अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 4-5 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट होगा, कथन होगा। आप जल्दी जल्दी में देखोगे कि चश्मिश सर ने हमें 35 वर्ष बताया था, राइट कर दोगे। परीक्षा से निकलते समय कहोगे यस लग गई नौकरी, बाद में कहोगा शिट करम फूट गया। ठीक है, तो ऐसा ध्यान नहीं रखना है, अधिकतम नहीं, ये मिनिमम है, और मिनिमम को शुद्ध हिंदी में कहते हैं न्यूनतम। ठीक है, शब्दों का ध्यान रखना है। अब परीक्षा के अंदर नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से आप में ज्ञान कूट कूट के भरा है, बचपन से इतना कूटा गया है। असली जो टेस्ट होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड का, आपका भेजा कितना चलता है, इस चीज की आपकी जांच होगी। आर्टिकल 157 के बाद में 158 है राज्यपाल से जुड़ी हुई प्रमुख शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन। तो सबसे पहली शर्त तो ये है, सबसे पहली शर्त की कि राज्यपाल है, वो जो राज्यपाल है वो किसी भी राज्य के राज्य विधानमंडल, ठीक है, किसी राज्य विधानमंडल या फिर संसद, राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर या फिर संसद। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या शामिल आ जाएंगे, राज्य विधानमंडल के अंदर आपका विधानसभा आ गया, विधान परिषद आ गया, संसद के अंदर आपके लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया। इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर इसका सदस्य है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने की तिथि से पुराना पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, अगर सदस्य है, अगर वो राज्यपाल इन चीजों का सदस्य है तो भैया ऐसी कंडीशन में राज्यपाल पद धारण करते समय, राज्यपाल बनते ही पुराना पद रिक्त माना जाएगा। पुराना पद क्या होगा, रिक्त माना जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। राजस्थान की जो पुरानी विधानसभा थी, पिछली जो सरकार थी अशोक गहलोत सरकार, उस समय नेता प्रतिपक्ष होते थे भैया गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर के विधायक थे। गुलाब चंद कटारिया को बीच में उदयपुर जो विधानसभा से प्रतिनिधि करते थे, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष थे, प्रोटेम स्पीकर भी थे। गुलाब जी को असम का राज्यपाल बना देती है सरकार, और जब वो असम के राज्यपाल बनते हैं तो अपने आप राजस्थान का जो उनका विधानसभा के जो सदस्य थी वो सदस्यता चली जाती है। हालांकि वो पूरा त्याग पत्र देके बहुत सम्मान के साथ जाते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान, इसके दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मैं अलग पेन का यूज कर लेता हूं। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते, पेंशन, वेतन सैलरी हो गया, ठीक है, पेंशन हो गया, ठीक है, भत्ते हो गए, इन सब में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या है गुरुजी महाराज इसका, इसका मतलब है कि राज्यपाल की जो सैलरी है, राज्यपाल की जो तनख्वाह है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। कम कौन कर सके, बढ़ावो चाहो तो बढ़ा दो, बी की कोई टेंशन कौन है। और उसके बाद में तीसरा है कि राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, राज्यपाल के वेतन भत्ते पेंशन, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ये भैया किस पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये आपके राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर ये क्या होते हैं भैया, भारित होते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लेना। यहां पर मैंने आपको बता दी, राज्यपाल किसी राज्य विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा, संसद का सदस्य भी नहीं होता है। अगर वो सदस्य बनता है तो जैसे ही वो सदस्य बनेगा, पुराना पद यानी कि सांसदी या विधायकी का पद रिक्त हो जाएगा। इसके जो वेतन भत्ते पेंशन है
उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कमी नहीं हो सकती। बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो बिंदास, किसी को कोई टेंशन नहीं। इसके जो वेतन भत्ते हैं ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है भैया, इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाते हैं? भारत में खाए योग्य जाने वाली सबसे बड़ी चीज है कसम। ठीक है, सोगन थे भी तो बचपन में कत्ती खाता बिया ही। राज्यपाल जब पद पर बने हैं तो दो चीजा की वो सोगन खावे है। राज्यपाल जो होता है वो राज्यपाल भैया दो चीजों की शपथ लेता है। एक तो आपके पद की शपथ, ठीक है, ऑफिस की शपथ, और एक गोपनीयता की शपथ। पद और गोपनीयता, ये दो शपथ राज्यपाल भैया लेते हैं। और इन दोनों शपथों को, दोनों जो ओथ है, इनको कौन दिलाएगा? इनको दिलाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उस राज्य की जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखना भैया, इनको शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, और अगर वो चीफ जस्टिस अनुपस्थित है, बीमार है, मर गया, ठीक है, या रिक्त है, अगर उसका पद रिक्त है तो ऐसी कंडीशन में जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो भैया वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसके द्वारा ये शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा ये शपथ दिलाई जाएगी। तो याद रखना आर्टिकल 153 के अंदर है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और अगर उसकी सीट खाली है, अगर वो अनुपस्थित है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो भैया इनको शपथ दिलाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने राज्यपाल से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान देख लिए हैं। याद रखना मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, उसमें से सबसे पहला पॉइंट हम कर चुके हैं। 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आते हैं हम अधिकार और शक्तियों में। ध्यान देखिए, सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान हमने प्रारंभ करे थे, और संवैधानिक प्रावधानों के अंदर पहला प्रावधान था अनुच्छेद 153, जो कि कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 में हालांकि यह बात कही गई कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 154 के अंदर राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो भैया राज्यपाल में निहित होती है। 155 उसका अपॉइंटमेंट है, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। यह बात हमने कनाडा के संविधान से ली है। 156 में कार्यकाल, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 सालों तक का है, और या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। योग्यता क्या है? वो नंबर 1 भारत का नागरिक हो, उम्र उसकी कम से कम 35 वर्ष हो। अनुच्छेद 158 के अंदर शर्तें, राज्यपाल किसी राज्य विधान मंडल यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल अगर बनता है और उस समय वो सदस्य है तो उसके पुराने पद रिक्त माने जाएंगे। उसके कार्यकाल, वेतन भत्ते, ये सब के अंदर किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। और इसके साथ साथ में इसके जो वेतन भत्ते हैं ये राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। देन अगला आर्टिकल था जो आखिरी आर्टिकल है एक तरीके से 153, राज्यपाल को जो शपथ है वो पद और गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। ठीक है, और अगर वो नहीं है, अगर वो अनुपस्थित है, रिक्त है उसका पद, उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, वो उसको शपथ दिलाएगा। अगला पॉइंट दूसरे भाग के अंदर राज्यपाल से जुड़ी हुई अधिकार और शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस रिलेटेड टू गवर्नर। यहां पर एक पॉइंट याद रखना, सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था, नंबर 2 कार्यपालिका यानी कि उस बने हुए कानून को लागू करने वाली सत्ता, और तीसरी है न्यायपालिका
यानी कि आपने जो कानून है उस कानून का उल्लंघन करा तो सजा देने वाली संस्था। इन तीनों ही शक्तियों के अंदर राज्यपाल का कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है, तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154 के अंदर ये कहा हुआ है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, बार बार ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कई दफा परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के अंदर निहित होती है। उसके बाद में यहां पर याद रखना, विधानसभा चुनावों के बाद, विधानसभा चुनावों के बाद बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन, बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बना नियुक्त करता है। यहां पर याद रखना प्रश्न परीक्षा के अंदर आया हुआ है। ठीक है, नियुक्त करता है और उस मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, और उस मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। अन्य मंत्री का मतलब क्या हो गया? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझाऊंगा भी, साथ में नोट्स भी लिखा रहा हूं, समझाऊंगा भी क्या होता है। जैसे सपोज करो कि राजस्थान में चुनाव हो गए, चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में बीजेपी को सबसे ज्यादा सरकार सीटें मिली। बीजेपी पार्टी ने तय करा कि भैया हमारी तरफ से भजनलाल शर्मा जी हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, तो कलराज मिश्र, राज्यपाल ने भजनलाल शर्मा को, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई, नियुक्त करा, और उसके बाद भजनलाल जी ने जिन जिन के लिए कहा उनको राज्यपाल ने क्या कर दिया? मंत्री बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे अगले पॉइंट पर आप चलिए कि जो राज्य के जितने भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम पर होंगे। राज्य के जितने भी सरकारी काम है वो भैया राज्यपाल के नाम पर होंगे। ठीक है, चलिए इसका मतलब समझते हैं। सपोज करो कि राजस्थान सरकार पंजाब सरकार के साथ कोई पत्राचार कर रही है, कोई एग्रीमेंट कर रही है, तो उसके अंदर भजनलाल जी को नाम कौन आसी? बी के अंदर की को नाम आसी? अपना कलराज मिश्र जी को। ठीक है, राज्य के जितने भी काम है वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक है, या संपादित किए जाते हैं। ये बात आर्टिकल 166 के अंदर भी कही हुई है। ठीक है, अनुच्छेद वैसे कम पूछते हैं लेकिन मैं आपको साथ साथ में बताता हूं। ठीक है, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री है वो राज्य की शासन व्यवस्था के संबंध में, जो मुख्यमंत्री है वो भैया राज्य की शासन व्यवस्था, गवर्नेंस सिस्टम के संदर्भ में, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में समय समय पर राज्यपाल को अवगत कराता है। शासन व्यवस्था के संदर्भ में भैया आपके जो राज्यपाल है उस राज्यपाल को अवगत कराता है, इन्फॉर्म करता है। ठीक है, कि राजस्थान में भैया ऐसे ऐसे चल रही है सरकार, आराम से बढ़िया राजी खुशी चल रही है, ये काम हो रहे हैं। कलराज मिश्र पूछेगा तो भी बताने पड़ेंगे और अपनी इच्छा से भी बताना पड़ेगा। ये बात कहां कही हुई है?
ये बात कही हुई है 164 के अंदर, आर्टिकल 164 के अंदर, अनुच्छेद 164 के अंदर। इसके बाद में अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाता है, तो इसकी रिपोर्ट भी, इसकी जानकारी राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल ये इंफॉर्मेशन बिग बॉस को देगा, राष्ट्रपति को देगा, और इसके साथ साथ में वह राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी करेगा। ठीक है, इसी के साथ में वह राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी करता है। राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल की अनुशंसा करता है। आर्टिकल 356, सपोज करो कि राजस्थान में अभी चुनाव हुए थे, इस बार तो खैर स्पष्ट बहुमत आ गया था। अगर ऐसा होता कि 80-85 पे एक पार्टी रह जाती, दूसरी पार्टी भी 80-85 पे रह जाती, और बाकी निर्दलीय वगैरह जो अन्य हैं वो बचे हुए सीटों के साथ आ जाते, और कोई भी दो लोग मिलकर सरकार नहीं बनाते, तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 राज्यपाल महोदय जो है वो भैया राष्ट्रपति शासन की, प्रेसिडेंट रूल की अनुशंसा करता। ठीक है, और ऐसे समय जब राष्ट्रपति शासन लगता है, आया हुआ प्रश्न है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो भैया राज्यपाल के पास वास्तविक शक्ति आ जाती है, तो राज्यपाल बहुत पावरफुल हो जाता है। राज्यपाल के पास पूरे राज्य की वास्तविक शक्ति आ जाती है। ठीक है, ओरिजिनल पावर राज्यपाल के पास आ जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां कार्यपालिका है। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो क्या है, राज्यपाल जो होगा चुनाव होते ही जो सत्ताधारी दल है या गठबंधन है उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा। सेम टू सेम केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करता है, जैसे अभी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, भविष्य के गर्भ में है। ठीक है, उसके बाद में राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह और सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री को करता है, वैसे ही राज्य के जितने भी काम हैं वो राज्यपाल के नाम पर संपादित होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की व्यवस्था के संदर्भ में राज्यपाल को अवगत कराता है। ठीक है, राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है तो वो राज्यपाल राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल के पास वास्तविक शक्तियां आ जाएगी। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी शक्ति है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, सबसे पहले तो भैया अनुच्छेद 168 के तहत, आर्टिकल 168 के तहत जो राज्यपाल है वो राज्य विधायिका का अनिवार्य अंग है। राज्यपाल राज्य विधायिका का अनिवार्य अंग है, यानी कि बिना राज्यपाल के न तो कार्यपालिका बन सकती है न विधायिका बन सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर राज्य विधायिका के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि भैया संविधान के अनुच्छेद 168 168 में राज्य विधायिका किन किन चीजों से मिलकर बनती है, तो भैया राज्य विधायिका 3 अंगों से मिलकर बनती है। नंबर 1 राज्यपाल, ठीक है, नंबर 2 प्लस नंबर 2 विधानसभा। नंबर 2 क्या हो जाएगा? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और नंबर 3 हो जाएगी भैया विधान परिषद। नंबर 3 क्या हो जाएगी? विधान परिषद। लेकिन इसके साथ में एक झोल है, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है,
यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है विधान परिषद जिन राज्यों में है, विधान परिषद जिन राज्यों में है, ठीक है। केवल उन्हीं राज्यों के अंदर राज्य विधायिका के अंदर विधान परिषद होगा। अब देखिए परीक्षा के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया राज्य विधायिका के अनिवार्य अंग कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल और विधानसभा, ये दो है, ये अनिवार्य अंग है, कंपलसरी सेगमेंट है। इसके अलावा जो विधान परिषद है वो कुछ राज्यों के अंदर है, कुछ ही राज्यों के अंदर है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप याद रखना गवर्नर इज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। राज्य विधायिका का राज्यपाल एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है। चलो टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन यहां पर जिन राज्यों में है, कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर किन राज्यों में है वो भी लगे हाथों बता दो, ठीक है। तो भैया ऐसी कंडीशन के अंदर पॉलिटी के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो आपको याद करने होंगे, और मैंने पहले ही कहा पारिक सर की क्लास में रटना मना है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो सर की याद भी करना है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बेटा उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताता हूं। तो विधान परिषद किन राज्यों में है, इसके लिए अंकुर पारिक सर ने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक आप याद रख लो, ठीक है। अब तुम करना। होता यूं है कि जब कोई तैयारी कर रहा होता है ना, तो एक बच्चा अलग ही टेंशन में होता है। जैसे मान लो कोई मैडम तैयारी कर रही है और उसका पति उसे बोले खाना बना दे, तो वो कहेगी कि मैं खाना कौन बनाऊं, अब तुम करना, ठीक है। अब तुम करना, ठीक है। अब तुम करना, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अब तुम करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस एक बार आप भी ये वीडियो देखते हुए गुनगुनाएंगे, अब तुम करना, अब तुम करना। इसके एक एक लेटर से बेटा एक एक राज्य का नाम आएगा, और इतने राज्यों के अंदर भारत में विधान परिषद है, ठीक है। ए से क्या होगा, ए फॉर एप्पल की जगह हम करेंगे ए फॉर बेटा आंध्र प्रदेश, ए फॉर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बी से क्या होगा, बी से हो जाएगा बिहार, बी से बिहार। टी से आंध्र प्रदेश से ही टूटकर एक राज्य बना है तेलंगाना, ठीक है। यू से क्या हो जाएगा, यू से यूपी, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, और भैया कर्णा से हो जाएंगे कर्नाटक। तो भारत के ये 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों से मिलकर बनता है विधान, 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद भी है, या इन 6 राज्यों के अंदर द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है। फिर से पॉइंट पर आ जाइए। आर्टिकल 168 कहता है राज्यपाल राज्य विधायिका का अनिवार्य अंग होता है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 171 यह कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में, राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा, 1/6 मेंबर्स को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो भी पढ़ जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कंपेरेटिव स्टडी करना, साथ साथ में तुलना करते रहना। तो राज्य सभा के अंदर भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है। वैसे के वैसे राज्यपाल राज्य विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, और ये जो 1/6 सदस्य हैं ये कौन कौन से इलाके से होने चाहिए, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा। ये चारों ही पॉइंट आपने राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्यों के संदर्भ में पढ़े होंगे। इसके साथ एक चीज और जुड़ जाएगी, वो है सहकारिता। इन 5 क्षेत्रों से जुड़े हुए बंदे को राज्यपाल मनोनीत करेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल
171 के अंदर है। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहां पर आते हैं आगे। अनुच्छेद 174 ये कहता है कि राज्यपाल विधानसभा, जो राज्यपाल है, आर्टिकल 174, राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान करता है, आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा और भैया विधानसभा को भंग करेगा। क्या मतलब है इसका? जैसे राजस्थान विधानसभा की बात करें, मैं बार बार राजस्थान विधानसभा इसलिए बोल रहा हूं कि आपको राजस्थान स्पेसिफिक प्रश्न भी हो जाए। राजस्थान विधानसभा में 200 एमएलए है, 200 विधायक है। अब 200 के 200 विधायक ऐसे तो है नहीं कि हर समय जयपुर में ही बैठे रहेंगे। कोई अपने गांव में, कोई शहर में है, कोई इलाज कराने कहीं गया, कोई विदेश गया, कोई थाईलैंड मसाज कराने गया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर विधानसभा का सत्र चालू होने से पहले राज्यपाल क्या करेगा, सबको बुलाएगा, अरे आ जाओ रे, यानी कि सत्र को आहूत करना। सत्र के समाप्त होने के बाद चले जाओ रे, और 5 साल के बाद विधानसभा के को भंग करने का काम राज्यपाल करता है। यहां पर एक कीवर्ड याद रख लेना बेटा ध्यान से, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी यहां बता रहा हूं। विधानसभा को स्थगन करने का काम राज्यपाल न कर विधानसभा का स्पीकर या विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये साथ में नोट कर लेना क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। परीक्षा में अभी तक जो प्रश्न आए हैं 80% चांस अंदर के कंटेंट का आया है। सिर्फ कभी कभार ही किस्मत खराब हो तभी आपसे आर्टिकल पूछते हैं, इसीलिए मैंने आर्टिकल भी लिखा है और आर्टिकल के अंदर की चीजें भी आपको बता रहा हूं। अनुच्छेद 175 के अंदर कह रखा है कि विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण, ठीक है, राज्यपाल का विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण, ठीक है, स्पेशल भाषण जो होता है वो आपके 176 में होगा और 156-76 के अंदर है विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है बच्चों, दोनों ही चीजें पढ़ लेना। राज्यपाल का अभिभाषण अनुच्छेद 175 के अंदर आता है और 176 के अंदर आता है विशेष अभिभाषण। ठीक है, चलिए यहां पर आप याद रख लेना। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 180 के तहत कह रखा है कि अगर विधानसभा के अंदर, यदि विधानसभा के अंदर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों का ही पद रिक्त हो, दोनों का अगर पद रिक्त हो तो राज्यपाल किसी सदस्य को इस पद पर नियुक्त करेगा। ठीक है, सपोज करो कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली है, राजस्थान विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है। ऐसी कंडीशन में राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को उस समय के लिए, कुछ समय के लिए उस पद को संभालने का काम करेगा। जो चीज विधानसभा में करता है वही चीज राज्यपाल विधान परिषद में करेगा। तो यहां पर 104 उसका आर्टिकल 184 है, सेम टू सेम वीएस की जगह वीपी,
स्पीकर की जगह सभापति, डिप्टी स्पीकर की जगह हो जाएगा बच्चों उपसभापति। अगर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त है, ऐसी कंडीशन में राज्यपाल किसी सदस्य को नियुक्त करता है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल एक तरीके का महामहिम है, कर्ता धर्ता सब कुछ है, इसलिए भैया राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो किसी सदस्य को नियुक्त कर देगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 184 में। आगे कुछ और अनुच्छेद है। 192 में है विधानमंडल में के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण। ठीक है, विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण, डिस्क्वालिफिकेशन का डिटर्मिनेशन, ये भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। लेकिन ये अयोग्यता का जो निर्धारण करता है ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर होगा। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। सर इस बात का मतलब समझा दो। इस बात का मतलब है कि जैसे कोई विधायक है, उस विधायक के बारे में पता चले कि सर ये तो विधायक बनने के योग्य ही नहीं है, अयोग्य है, तो योग्यता अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल करता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करता है। वो योग्यता या अयोग्यता का जो निर्धारण करेगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 200 के अंदर लिख रखा है कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक अंग्रेजी में बिल राज्यपाल की अनुमति से ही, राज्यपाल की साइन से ही अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो, जब कानून बनता है, ध्यान से देखना, इधर एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। जब भैया आपका कानून बन रहा हो, ठीक है, जब कानून बन रहा हो तो भैया जो प्रक्रिया का चरण है, जब कानून बनने की प्रक्रिया हो रही हो, तब उसे कहते हैं विधेयक, तब उसे विधेयक कहते हैं, बिल। और जब प्रक्रिया के बाद फाइनल उत्पाद बन जाता है तो उसे कहते हैं अधिनियम। तो उसे क्या कहेंगे भैया? अधिनियम। आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में कहेंगे एक्ट। मतलब विधानसभा के अंदर कोई कानून बन गो भी के बाद में वो राज्यपाल के पास जासी, राज्यपाल के पास में उस समय 4 ऑप्शन होते हैं जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब कानून बनाने की प्रक्रिया समझाऊंगा मैं आपको अगली क्लासेज में। इस सबसे पहले वो अनुमति दे सकता है, साइन कर दिए तो कानून बन जाएगा। दूसरे ऑप्शन के अंदर वो कहे कि नहीं भैया आपको क्या करना है, आप एक बार फिर समीक्षा कर लो, पुनर्विचार कर लो, तो पुनर्विचार करने के लिए भेज देता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद साइन करना अनिवार्य है। तीसरा, पॉकेट में रख दिया, जेब में रख दिया। जेब में रखने को पॉकेट विटो को कहा कि भैया न साइन करा न मना करा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, न इनकार किया न इजहार किया, न इनकार किया न इजहार किया, मैंने तो सनम तुझे लटका दिया। कॉलेज में कई लड़कों के साथ हुआ होगा, चलो छोड़ो। ठीक है, उसके बाद में एक और ऑप्शन होता है, वह राष्ट्रपति के पास में बिल को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200। ठीक है, चलिए तो ये याद रखना। यहां पर राज्यपाल की जो विधायिका शक्तियां हैं वो हम खत्म कर चुके हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि जो राज्य विधायिका है उसका राज्यपाल अनिवार्य अंग है। राज्य विधायिका तीन चीजों से मिलकर बनती है, जिसमें से राज्यपाल और विधानसभा अनिवार्य अंग है, जबकि विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अब तुम करना। उसके बाद हमने देखा कि विधान परिषद के अंदर 1/12 सदस्यों को राज्यपाल 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये 5 क्षेत्रों से संबंधित होने चाहिए, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ये चारों राष्ट्रपति में भी थी, और इसके साथ में सहकारिता। उसके बाद में हमने देखा कि अगर विधानसभा के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या विधान परिषद में सभापति, उपसभापति का पद रिक्त है तो ये सदस्यों में से किसी को जिम्मेदारी दे सकता है। उसके बाद में हमने देखा कि विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानसभा भंग करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन विधानसभा को स्थगन करना विधानसभा स्पीकर का काम है। ठीक है, इसके बाद में राज्यपाल विधानसभा के अंदर भाषण देता है, अभिभाषण देता है, अयोग्यता का निर्धारण करता है, लेकिन अयोग्यता का निर्धारण अपनी मर्जी से नहीं करेगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। और उसके साथ साथ में विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही, राज्यपाल की भैया साइन से ही वो क्या होंगे, अधिनियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यायिक शक्तियां, सरकार के 3 अंग थे, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, अगली है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर सबसे पहला हमने देखा है आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल को भैया क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान, अब क्षमादान में क्या क्षमादान कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये हम देख लेते हैं। प्रश्न बनता है किसे क्षमादान कर सकता है। ठीक है, और भैया राज्यपाल किसे माफ नहीं कर सकता, किसे राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो याद रखना कि राज्यपाल जो क्षमा कर रहा है वो राज्य सूची से संबंधित विषय, ठीक है, किससे संबंधित विषय है, आपके राज्य सूची से संबंधित विषय। जो 7वीं अनुसूची में 3 शक्तियों का विभाजन है, उसमें राज्य सूची से जुड़े हुए विषय हैं, उनमें कोई न्यायिक मामला है तो राज्यपाल माफ कर सकता है। अब वो क्या क्या कर सकता है, एक तो वो आपके दंड को क्या कर सकता है, आपको जो सजा मिली है उस सजा को क्या कर दिया उसने, पूरी तरीके से माफ कर दिया। ठीक है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, हमने तुझे बाइज्जत बरी करा। ठीक है, दंड को माफ करना हो गया। उसके बाद में भैया दूसरा चीज है कि राज्यपाल दंड को कम कर सकता है। ठीक है, 10 साल की जेल की सजा है, उस 10 साल की जेल की सजा को 8 साल की जेल की सजा कर दी। दंड की प्रकृति को बदल सकता है, दंड की प्रकृति को बदल सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो किसी को कहा है 10 साल सश्रम कारावास, कठोर कारावास आपको मेहनत करनी होगी, और आप कहो कि साहब उम्र होगी अब कौन होवे काम, और राज्यपाल का क्यों, ठीक है तन 10 साल रहना है पर तन सश्रम कारावास नहीं है। और इसके साथ में राज्यपाल दंड को, जो आपका दंड है उसको विलंब कर दिया, यानी कि कुछ समय के लिए रोक दिया। ठीक है, सजा तो होगी लेकिन सजा कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी। कैसे, आपने एक मूवी देखी होगी अभी कुछ टाइम पहले आई थी शाहरुख खान की जवान। ठीक है, पारिक सर की क्लास में मूवीज वगैरह के एग्जाम्पल भी मिलते हैं और यही होना चाहिए। सरल उदाहरणों से समझोगे तो विषय समझ में आ जाएगा। विषय उतना कठिन नहीं है जितना कठिन तथाकथित मास्टरों ने, कोचिंग सेंटरों ने बना रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल विषय है, अगर आप सरल एग्जाम्पल से पढ़ोगे तो। वहां पर आपको देखा होगा कि दीपिका पादुकोण को सजाए मौत होने वाली थी, लेकिन फांसी के फंदे के पास जाती है, अचानक से वो बेहोश हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा था।
अगर उस समय दीपिका को फांसी दे देते तो वो बच्चा भी मर जाता। तो कुछ विशेष परिस्थिति, जैसे कोई पागल हो जाए, किसी को कोई बीमार हो, ठीक है, कोई घर के अंदर मौत हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में दंड को विलंब कर सकता है। लेकिन दो चीजों को राज्यपाल चाहकर भी माफ नहीं कर सकता। ये दो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो भैया मृत्यु दंड, अगर सजाए मौत दी है तो भैया इसको माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास में है। मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। जबकि दूसरा कौन सा है? ऐसी सजा जो सैनिक न्यायालय ने दी है, ऐसी सजा जो सैनिक न्यायालय या कोर्ट मार्शल द्वारा जो सजा दी गई है, उसे भी भैया राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। हमारे देश में मिलिट्री की अपनी कोर्ट है, ठीक है। तो ये बात आर्टिकल 161 के अंदर अनुच्छेद 161 के अंदर कह रखी है। उसके बाद में अगला न्यायिक से संबंधित बात ही है आर्टिकल 356। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, कार्यपालिका में भी, अब भी बता देता हूं। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, अगर राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में राज्यपाल जो होगा वो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेगा कि भैया आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, इस राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल सकता। और जब राष्ट्रपति शासन लगेगा, जब भैया आप पर, आपके राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस समय शासन की सारी बागडोर राज्यपाल के पास में आ जाती है। राष्ट्रपति शासन के समय समस्त बागडोर किसके पास में आ जाती है? राज्यपाल के पास में। सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। ये भैया आर्टिकल 56 के ऊपर है। उसके बाद में भैया याद रखना, हाई कोर्ट के जो जज है, उच्च न्यायालय के जो जज है, उसे राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। राज्यपाल शपथ दिलाता है, ठीक है। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जबकि जो आपका जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय है, जबकि भैया जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय है, इन कोर्ट के जो जज हैं, यहाँ के जो जज हैं, इन जज को शपथ भी राज्यपाल दिलाता है और इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना, प्रश्न अक्सर परीक्षा के अंदर आता है और बच्चे अक्सर उसके अंदर कंफ्यूजिया जाते हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। दोस्तों, आपको पता है इस समय पूरे उत्तर भारत में, खासकर हमारे राजस्थान में नोतापा चल रहा है। तो पढ़ाई करने के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है शरीरानाम खलु एव धर्म साधनम। पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले अपने शरीर की प्रोटेक्शन आपको करनी है। तो यहां पर याद रखना, एक चार्ट आपके लिए बना देता हूं। 3 प्रकार के कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनके जजों को आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, है ना, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं। नंबर 1, नियुक्त कौन करता है इनके जजों को? नंबर 2, शपथ कौन दिलाता है? तो भैया हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करेगा भारत का राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति।
नियुक्त भी राष्ट्रपति कह दिया, शपथ भी राष्ट्रपति ने दिला दी। हाईकोर्ट के जज को नियुक्त तो राष्ट्रपति करेगा, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और जो जिला न्यायाधीश है उनको नियुक्त भी राज्यपाल कर देगा, शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा। ये बात आप याद रख लेना, अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कंपेयर करते हुए पढ़ना चाहिए। भले ही टॉपिक राज्यपाल का आ रहा है, लेकिन मैंने साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बता दिया, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ न्यायिक शक्तियां भी हो गई है। न्यायिक शक्तियों में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों के जैसे ही राज्यपाल की समाधान शक्तियां हमने देखी है। राज्य सूची में आने वाले विषय में दंड को पूरी तरह से माफ कर सकता है, दंड की अवधि कम कर सकता है, प्रकृति कम कर सकता है, और कुछ समय के लिए रोक सकता है, विराम दे सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता? मृत्युदंड नहीं दे सकता, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। और ऐसा फैसला जो सैनिक न्यायालय ने, कोर्ट मार्शल ने करा है, उस पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद में हमने कहा था कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है, अगर राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल होता है, तो राज्यपाल इसकी इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को देता है और रिकमेंडेशन करता है प्रेसिडेंट रूल का, राष्ट्रपति शासन का। और जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तब राज्य की सारी बागडोर उसके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद में हमने देखा उच्च न्यायालय के जजों को राज्यपाल शपथ दिलाता है, नियुक्त राष्ट्रपति कराता है इसलिए, जबकि जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को शपथ और नियुक्ति दोनों ही राज्यपाल दिलाता है। और जो बचा हुआ जो सबसे बड़ा एपेक्स बॉडी है आपका सुप्रीम कोर्ट, वहां पे शपथ और नियुक्ति दोनों ही राष्ट्रपति देंगे। ठीक है, चलिए अब अगली जो शक्ति है, ये तीन शक्तियां हमने देख ली, राज्यपाल की, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके अलावा भी कुछ शक्तियां हैं, जैसे आर्टिकल 213 अध्यादेश राष्ट्रपति 123 के तहत करता है, वो कभी और पढ़ेंगे। आज राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर किसी समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी आवश्यक विषय और कोई अत्यंत आवश्यक विषय हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा और इस अध्यादेश को वो सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती है इसको वो सारी अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती है जो भैया राज्य विधायिका द्वारा बनाए कानून को है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सब मैंने आपको पहले ही कहा कि कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की है, यानी कि राजस्थान में विधानसभा कानून बनाएगी। लेकिन विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा और किसी कोई एकदम अर्जेंट विषय आ गया, ठीक है, आकस्मिक विषय आ गया, तो ऐसी कंडीशन में जो राज्यपाल महोदय है वो अनुच्छेद 213 आर्टिकल 213 का प्रयोग करते हुए एक अध्यादेश जारी करेगा और उस अध्यादेश को वो सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त होगी जो राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को है। ठीक है, यह बात याद रख लेना। अब यहां पर ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश के संदर्भ में एक बात और याद रखना, लेकिन अध्यादेश को विधायिका के सत्र शुरू होने के विधायिका के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर भीतर 6 वीक्स में, 6 सप्ताह में
पारित कराना होगा, अन्यथा वह व्यपगत हो जाएगा। अन्यथा वह व्यपगत हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा समझा दीजिए बेटा। विधानसभा का जब सत्र पूरा हो गया, सेशन पूरा हो गया, उसके बाद में 6 सप्ताह उसके बाद में विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश लेकर आए। ठीक है, यहां पर सपोज करो ये चित्र में समझाता हूं। ये विधानसभा का एक सेशन था, इसके बाद में ये सेशन चालू हुआ, इसके बीच में जो गैप है, इस गैप के अंदर हमने अध्यादेश लेकर आए। अब जैसे ही विधानसभा का सत्र चालू हुआ, इसको इन 6 वीक के अंदर अंदर 6 वीक में इसको क्या करना पड़ेगा, अध्यादेश बनाना होगा। इस अध्यादेश को कानून बनाना होगा, यानी कि उसके लिए बिल लाना होगा, अन्यथा अगर नहीं करा तो यह अध्यादेश लैप्स हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा। ये काम क्यों करा? अगर ये काम नहीं करते तो फिर तो विधानसभा की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो राज्यपाल के थ्रू ही जो करवाना हो करवाते रहो, है ना। इसीलिए विधायिका के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए भैया इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न आता है बार बार परीक्षा में, ठीक है, कि भैया अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी? अध्यादेश की अधिकतम जीवनावधि, अध्यादेश कितने टाइम तक मैक्सिमम चल सकता है, इसका लाइफ स्पैन कितना है, इसकी जीवन अवधि कितनी है, ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकता है। ठीक है, यह प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकता है, अध्यादेश की अधिकतम जीवन अवधि कितनी होगी। ठीक है, याद रखना। रिपीट, एक प्रश्न आ सकता है कि अध्यादेश की अधिकतम जीवन अवधि कितनी होती है, कितने टाइम तक अध्यादेश रह सकता है। थोड़ा सा सोचिएगा, 2 मिनट सोचकर फिर आंसर देना। देखिए ध्यान से, यहां पर हमने आपको बताया है कि ये एक सत्र चल रहा है, सत्र 1 और ये सत्र 2, इसके बीच में मान लो यहां पर अध्यादेश जारी करा है, तो एक नियम, 2 नियम मैं आपको बताता हूं। एक पॉइंट जो हम विधायिका में देखेंगे कि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि, 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 महीने की। और सत्र चालू होने के कितने समय बाद अध्यादेश लाना, इसका आंसर होगा 6 वीक। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि, जैसे सपोज करो ये वाला सत्र इस दिन खत्म हुआ, खत्म होते ही तुरंत अध्यादेश लिया है, अगला सत्र चालू हुआ, उसके बीच में मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है, याद रखना मैक्सिमम अवधि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, एक सत्र समाप्त होने और दूसरे सत्र चालू होने के बीच में मैक्सिमम अवधि 6 महीने की हो सकती है। तो 6 महीने तो ये ही रहेंगे। अब यहां पर जैसे ही सत्र चालू हुआ, इसके बाद फिर से 6 सप्ताह मिल गए, तो मैक्सिमम इसका लाइफ पीरियड कितना हो सकता है, तो यहां पर याद रखना अधिकतम जीवनावधि होगी 6 महीने प्लस 6 सप्ताह।
6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। यानी कि एक सप्ताह के, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, ऐसे 6 सप्ताह प्लस 6 महीने। अगर एक महीने के अंदर अपन देखें तो 4 सप्ताह होते हैं, तो ये लगभग 7.5 महीने, 7.5 महीने मैक्सिमम एक अध्यादेश रह सकता है। वैसे आमतौर पर भारत में या हमारे राजस्थान में विधानसभा के 3 सत्र होते हैं। हालांकि कोई कभी सरकार न चाहे तो 2 ही करा सकती है, पर कम से कम 2 सत्र कराना तो अनिवार्य है, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। वित्तीय शक्तियां, ठीक है। राज्यपाल को भैया कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर कह रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया राज्यपाल हर 5 वर्ष में, राज्यपाल हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। और यह राज्य वित्त आयोग आपको सिफारिश करेगा कि भैया, ये राज्य वित्त आयोग क्या सिफारिश देगा, ये कहता है कि जो पंचायत है या जो नगर पालिका है, पंचायत या नगर पालिका, उसको राज्य की संचित निधि में से कितना पैसा मिले, ठीक है, इनको कितना अनुदान मिले, ये रिकमेंड कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो जो राज्यपाल है हर 5 वर्ष के अंदर वित्तीय आयोग का गठन करता है। इसी के साथ राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है, राज्यपाल राज्य विधायिका में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट रखवाना सुनिश्चित करेगा। बजट जो है उस बजट को रखवाना राज्यपाल सुनिश्चित करेगा। राज्यपाल ये तय करेगा कि भैया हर साल बजट, बजट का जो वित्त मंत्री है वो रख रहा है या नहीं रख रहा। याद रखना एक और प्रश्न, भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द लिखा हुआ ही नहीं है। बजट की जगह जो शब्द लिखा हुआ है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने पहले भी कहा था ये राज्यपाल बड़ा चैप्टर है, राज्यपाल के अंदर लगभग पूरी स्टेट पॉलिटी का अंश आ जाएगा। इसके साथ ही राज्य की जो आकस्मिकता निधि है, यहां पर याद रखना, ठीक है। इसके साथ ही एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि राज्य की जो आकस्मिकता निधि है, कंटीजेंसी फंड है, इमरजेंसी के पैसे, वो भैया राज्यपाल के अधीन होते हैं। इसके बाद में आखिरी है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। अब देखो बच्चों, एक चीज आप समझ लेना, अभी तक की जो सारी शक्तियां थी उनका राज्यपाल प्रयोग तो करता है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। इसीलिए कई आलोचक ये कहते हैं कि राज्यपाल एक सोने की चिड़िया के जैसा पद है, जिसके पास कोई विशेष पावर वगैरह नहीं है। राज्यपाल के पास में वास्तव में कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। एक तरीके से घर के दादाजी जैसे मान सकते हैं कि घर की शादी दादाजी के नाम पर हो रही है, कार्ड दादाजी के नाम पर है, शामियाना दादाजी के नाम पर है, लेकिन बेचारे दादाजी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कुछ शक्तियां संविधान में और कुछ संविधान के अलावा परिस्थिति जन्य भाई साहब राज्यपाल के पास आ रखी है। संविधान प्रदत्त शक्ति क्या है, यहां पर आर्टिकल 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत पहले भी कहा था, अगर राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक
राज्यपाल के पास आता है। मतलब किसी कानून बनाने के लिए जो बिल हुआ वो बिल विधानसभा में पारित होकर राज्यपाल के पास आएगा। ऐसी कंडीशन में राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? राज्यपाल सबसे पहले तो भैया अनुमति देगा। अनुमति देने से क्या होगा? अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा? पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। रिव्यू के लिए राज्यपाल ने लौटा दिया, पुनर्विचार के लिए लौटाने से क्या होगा? पुनर्विचार के बाद अनुमति देना अनिवार्य है। अभी समझाता हूं मैं आपको। उसके बाद में क्या होगा भैया? पॉकेट विटो बता ही चुका हूं, ना इजहार करा ना इनकार करा, ना हाँ करा ना मना। और भैया वहां पे फिर राष्ट्रपति को स्थानांतरित। चलो इसको एकदम सरल तरीके से बढ़ाते हैं। मान लो तुम स्टूडेंट हो, तुम विधायक हो, बधाई हो। मैं मास्टर हूं, मैं राज्यपाल हूं, मुझे भी बधाई। तुमने कोई कानून बनाया कि सर अब क्लास ऐसे सूखी नहीं चलेगी, क्लास का चलने से पहले चाय समोसे मिलने चाहिए। तुमने विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर दिया, मेरे पास आया, मैंने अनुमति दे दी, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। साइन करने के बाद में भैया चाय समोसे कल से आने लग जाएंगे। दूसरा मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि नहीं भैया शर्म करो, शर्म, पढ़ने आते हो चाय समोसे खाओगे, एक बार फिर सोचो। लेकिन यहां पर है पुनर्विचार के बाद अनुमति देना अनिवार्य है। तुमने पुनर्विचार का, अच्छा बेटा अब तो तेरा गेम बजाना पड़ेगा कि अब चाय समोसे के साथ में जलेबी भी आएगी तो आनी पड़ेगी। तीसरा मैंने जेब में रख दिया कि भैया तुमने कहा कुछ कानून, मैंने जेब में रख दिया। तुम क्या सर वो अनुमति तो दो? हाँ सोचते हैं सर, वो चाय समोसे सोचते हैं सोचते हैं जब तक तुम्हारा बेच हो जाएगा। और तीसरा क्या है? मैंने बिग बॉस के पास को छोड़ दिया, मैंने अजय सर छाबा सर के पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि भैया तू सोच, तुम सोचो। ठीक है, तो यहां पर संविधान में ये शक्तियां दे रखी है। उसके बाद संविधान के अलावा अगर अगर भैया ऐसी कंडीशन हो, तीन परिस्थितियां हैं, विधानसभा में किसी दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले, किसी दल या गठबंधन को बहुमत न मिले, तो ऐसी कंडीशन में जो राज्यपाल होगा वो भैया किसी को सीएम बनाएगा, किसी को मतलब किसी भी दल या गठबंधन को, और उसे एक टाइम देगा कि आप अपना विश्वास मत सिद्ध करो, कॉन्फिडेंस मोशन सिद्ध करो। क्या मतलब है इसका? अगर मान लो राज्य में चुनाव हुआ, किसी को पार्टी को नहीं बनी, बीजेपी इतने पे अटक गई, कांग्रेस इतने पे अटक गई, तो ऐसी कंडीशन में प्राय ये होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आई हो, लेकिन ये कोई फिक्स नियम नहीं है। जिसको राज्यपाल को लगता है कि भैया इसको अगर हमने मौका दे दिया तो ये क्या कर सकता है, ये राष्ट्र मुख्यमंत्री बन सकता है, विश्वास मत हासिल कर सकता है, तो उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। एक फिक्स टाइम देंगे जिस टाइम के अंदर उससे गठबंधन करना होगा। अगर उसे लगता है, दूसरी परिस्थिति कब बनेगी? अगर भैया मंत्री विधानसभा में सरकार अल्पमत में हो, अगर विधानसभा में सरकार अल्पमत में हो, यह पता लग जाए कि 200 में से 100 सदस्यों का साथ नहीं है मुख्यमंत्री के पास, तो वो कहेगा कि विधान विश्वास मत साबित करो, नहीं तो वो राष्ट्रपति इसकी सिफारिश कर देगा। या फिर तीसरी कंडीशन होती है जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन होती है, अगर भैया मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो अचानक से पद त्याग कर दे, तो ऐसी कंडीशन में भी राज्यपाल के पास पावर आता है। अगर विधानसभा में किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तब वो किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है। अगर विधानसभा में सरकार ही अल्पमत में हो, माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, या मुख्यमंत्री की डेथ हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी वो कर सकता है। ये राज्यपाल की कुछ शक्तियां थी।
तो ये इस तरीके से हमने राज्यपाल से जुड़ी हुई सबसे पहले देखा बेसिक राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि राज्यपाल के अधिकार और शक्तियां। अब भैया इसके बाद में हम देखते हैं अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, राज्यपाल से जुड़ी हुई प्रमुख सिफारिशें, रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर। कौन कौन सी सिफारिशें हैं उनके बारे में हम यहां पर आपको बताएंगे। ठीक है, देखो परीक्षा के अंदर जो मेन टॉपिक है वो आपके शुरुआती 2 और लास्ट के 2 हैं, लेकिन अभी कुछ समय में इनसे भी रिलेटेड प्रश्न देखे हैं, मैं इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, पूरी चीजें पढ़नी है। आप 2 घंटे पढ़ेंगे, 10 मिनट का छोड़ देंगे, और अगर एग्जामिनर का मूड खराब हो, वो खुद की लुगायूं लड़के आए हुए, तो थाके तो बैंड बजा देगा। चलिए, तो सरकारिया आयोग 9 जून 1983 को गठित हुआ था। सरकारिया आयोग 9 जून 1983 को गठित हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो रणजीत सिंह सरकारिया थे। याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भैया रणजीत सिंह सरकारिया। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग बना। केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को बताने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भैया देश के अंदर सेंट्रल स्टेट रिलेशन और मजबूत हो, केंद्र राज्य संबंध जो हो वो भैया क्या हो, इंप्रूव हो, ऊंचे हो। इसने कुछ सिफारिशें करी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया इस कमीशन की सिफारिशें, ठीक है, रटना नहीं है बच्चों, समझना है। और इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि आपको नोट करते रहना चाहिए। सबसे पहले तो भैया इन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति, राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति से हो जिसमें सीएम शामिल हो, जिस समिति के अंदर सीएम शामिल। ऐसा नहीं कि राज्यपाल को आपने कहीं से भी लाकर राज्यपाल को थोप दिया हो। राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति से हो, ठीक है। और जिस तरीके से अनुच्छेद 61 के तहत प्रावधान है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, उसी तरीके से भाई साहब ने कहा कि राज्यपाल को भी महाभियोग से विधानसभा हटा सके, ऐसा प्रावधान करना है जिसमें राज्यपाल को विधानसभा के अंदर महाभियोग से हटा सके। बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो, ये दोनों ही सिफारिशें नहीं मानी थी। उसके बाद दूसरी जो प्रमुख समिति आई थी, जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, पुंछी आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? पुंछी आयोग के अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। पुंछी भाई साहब ने भी केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए पुंछी आयोग की करी, ठीक है। पुंछी आयोग ने क्या कहा? पुंछी आयोग ने भी कहा कि भैया राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति से हो। इन्होंने भैया समिति के अंदर कौन कौन होंगे ये नाम बता दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक कमेटी से तो हो, लेकिन उस कमेटी के अंदर कौन कौन हो? उस कमेटी के अंदर प्रधानमंत्री हो, उसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष हो, उसमें राज्य के सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा के सीएम हो, और एक प्रधानमंत्री के खास, क्योंकि राज्य से संबंधित है, गृह मंत्री हो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भैया राज्यपाल पर महाभियोग लग सके, और इन्होंने कहा महाभियोग की जो प्रक्रिया हो वो राष्ट्रपति वाली ही हो। इस तरीके से लगभग 1983 में जो बात थी वो ही 2007 में कही, बस थोड़ा सा उनका
रूप बदल गया। ठीक है, ये याद रख लेना। दो समितियां हैं, ये दो समितियां आपको याद रखनी है। सरकारिया आयोग ने कहा रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में कि राज्यपाल की नियुक्ति समिति से हो जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो, महाभियोग से हटा सके, और उसके बाद मदन मोहन पुंची ने इन्हीं दोनों बातों को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल से जुड़े हुए प्रमुख कथन। कुछ विद्वान थे जिन्होंने राज्यपाल को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और परीक्षा के अंदर वो भी आ सकते हैं। जैसे सरोजनी नायडू ने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया है। याद रखना, सरोजनी नायडू मैडम ने क्या कहा। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो सरोजनी नायडू। कौन थी सरोजनी नायडू? भारत की पहली महिला राज्यपाल। कहां की राज्यपाल थी ये? उत्तर प्रदेश की। मैडम ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया है। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है कि एक सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया है, मतलब उसको सारी सुविधाएं मिल रही है। ठीक है, मस्त उसको है ना मेवे मिल रहे हैं, मस्त सुविधाएं मिल रही है, लेकिन वो उड़ नहीं सकती, अपना फैसला नहीं ले सकती। वैसे के वैसे पद सुविधा सब कुछ मिलेगी राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल के पास में पावर नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उन्होंने क्या कहा? पंडित विजय लक्ष्मी ने क्या कहा? जिसे पद और पैसे की भूख होती है, जिसे पद और पैसे की भूख होती है, वही यह पद स्वीकार करता है, वही यह पद स्वीकार करता है। यानी कि इसके अंदर कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी, बस आपको नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसके बाद में और भी थिंकर हुए थे, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे प्रकाश शाह। प्रकाश शाह ने कहा राज्यपाल का काम केवल इतना है, राज्यपाल का काम केवल इतना है, जहां शून्य स्थान है वहां भरना है। जहां जीरो रैंक है वहां राज्यपाल को क्या करना होगा? भरना होगा। मार्गरेट अल्वा जो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है, उन्होंने तो एक लेवल ऊपर जाकर कह दिया कि भैया राज्यपाल को मातो दुखावनी पद है, राज्यपाल का पद सरदर्द वाला पद है। मार्गरेट अल्वा। ये राज्यपाल का सरदर्द वाला पद, हेडक हो जाती है, कोई खुश ही नहीं होता। इधर प्रधानमंत्री डंडे करता है, इधर मुख्यमंत्री परेशान करता है। पट्टाभी सीतारमैया अंतिम नाम, पट्टाभी सीता
रमैया। पट्टाभी सीतारमैया भाई साहब ने कहा कि राज्यपाल का जो पद है वो वास्तव में अतिथि सत्कार वाला पद है। राज्यपाल का जो पद है वो अतिथि अतिथि सत्कार वाला पद है। राज्यपाल का जो पद है वो भैया अतिथि सत्कार वाला पद है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं ये स्टेटमेंट क्या है। राज्यपाल में सरोजनी नायडू कहती है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया है। विजय लक्ष्मी पंडित, जिसे पद और पैसे की भूख होती है, वही इस पद को स्वीकार करता है। प्रकाश शाह, राज्यपाल का काम केवल इतना है जहां शून्य स्थान है वहां भरना है। मार्गरेट अल्वा, सरदर्द वाला पद है। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा यह अतिथि सत्कार वाला पद है। राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल, इसे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो राज्यपाल से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, जो न केवल राजस्थान बल्कि इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब में कॉमन है, वो हम पढ़ चुके हैं। लगभग 1 घंटे की क्लास हमारी और है, जिसे के अंदर हम राजस्थान स्पेसिफिक राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे। और हाँ, हमारे अभ्युदय टीचर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो जरूर करिए। ठीक है, आप आइए हमसे, हमारे शिक्षकों के पैनल से, हमारी कोचिंग से जुड़िए और निश्चित रूप से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से अपनी सफलता को आगे बढ़ाइए। राधे राधे।